गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर एंजाइम्स की विशेषताओं की बात कर रहे थे कि यहाँ जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले एंजाइम्स की कोलॉइडी प्रकृति के बारे में की थी बात। उसके बाद में हमने यहाँ जो एंजाइम्स में विशिष्टता कौन कौन सी पाई जाती हैं, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन पाए जाते हैं, उनके बारे में बात की थी। और लास्ट हमने जो पॉइंट देखा था वो देखा था कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ में एंजाइम्स क्रिया करते हैं। रीजन भी बताया था क्योंकि यहाँ पर एंजाइम्स मेनली प्रोटीन की बनी होती हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल की, और अमीनो अम्ल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही गुण पाए जाते हैं। अम्ल और क्षारों से दोनों से क्रिया करने की कैपेसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, एंजाइम्स का बड़ा आकार। जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स आकार में बड़े होते हैं, और आकार में बड़े होने की वजह से, आकार में बड़े होने के कारण ही ये जो क्रियाधार हैं, क्रियाधार को एक्टिव साइट प्रदान करते हैं, क्रियाधार को एक्टिव साइट प्रदान करते हैं। एक एंजाइम में जितनी अधिक एक्टिव साइट उपस्थित होंगी उतने ही अधिक क्रियाधार जुड़ सकते हैं। एक्टिव साइट अधिक होंगी, सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट अधिक हैं तो क्रियाधार भी अधिक जुड़ेंगे, तो क्रियाधार भी अधिक जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्रियाधार होते हैं ये क्रियाधार एंजाइम्स के जो सक्रिय स्थल हैं, इन सक्रिय स्थलों से जुड़कर ही जो क्रिया हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को संपन्न करते हैं। अगर एंजाइम्स के अंदर एक्टिव साइट कम है तो यहाँ क्रियाधार भी कम जुड़ेंगे। इसलिए जो एंजाइम्स होते हैं आकार में कैसे बड़े आकार के होते हैं, अति सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, क्वांटिटी कम होती है, ये अति सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, लेकिन आकार कैसा होता है, वृहद होता है, बड़ा होता है। और बड़े आकार के कारण ये अति सूक्ष्म मात्रा में होने की वजह से भी ये अधिक क्रियाधारों को जोड़ लेते हैं। और रिएक्शन की जो रेट है, जो अभिक्रिया की दर है, जो रिएक्शन की रेट है, इस रिएक्शन की रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है वो अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम इष्टता। एंजाइम इष्टता, इष्टता को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम कोई भी एंजाइम है, कोई भी एंजाइम के लिए एक विशेष परिस्थिति ऐसी होती है, एक विशेष ऐसी परिस्थिति होती है जब एंजाइम मैक्सिमम एक्टिव होता है, मैक्सिमम एक्टिव होता है। और कोई एंजाइम किस चीज से इफेक्टिव होता है, टेम्परेचर, पीएच, क्रियाधार की मात्रा, इसको छोड़ दो, ये ना होकर के ये दो चीज मेनली होती है, मुख्य होती है। टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, पीएच कम है या ज्यादा है, ये वो चीज हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को, उसकी सक्रियता को कम या ज्यादा करती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम की मात्रा है, सॉरी जो पीएच है, अगर पीएच अधिक है तो भी यहाँ पर रिएक्शन की रेट घट जाएगी, और पीएच कम है तो भी घट जाएगी। क्योंकि हम जो पीएच लेते हैं वो 5 से लेकर के 7.5 के बीच में लेते हैं, और टेम्परेचर जो लेते हैं, बेस्ट जो कंडीशन होती है वो होती है 20 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक।
इस टेम्परेचर से ऊपर नीचे जाएंगे तो भी रिएक्शन की रेट घटेगी, इस पीएच से ऊपर नीचे जाएंगे तो भी रिएक्शन की रेट घटेगी। क्रियाधार की मात्रा अगर कम है तो यहाँ पर सक्रिय स्थल क्या हो जाएंगे, खाली। क्रियाधार की मात्रा अगर बहुत अधिक है तो सक्रिय स्थल जितने हैं उनके भरने के बाद में कितना भी क्रियाधार हो रिएक्शन की रेट नहीं बढ़ेगी, फिक्स रहेगी। तो यहाँ क्रियाधार की मात्रा कम या अधिक होने पर ये सभी ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से जो एंजाइम है वो मैक्सिमम रूप से एक्टिव अवस्था में होते हैं अगर इनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर है, पीएच है, क्रियाधार की मात्रा है, तो सबसे अधिक एक्टिव अवस्था में होंगे। और ये वो पॉइंट होता है जहां जो रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्शन की रेट क्या होती है, मैक्सिमम। यहाँ पर अभिक्रिया की जो दर है वो अभिक्रिया की दर अधिकतम होती है इस पॉइंट पर आकर के। तो ये एंजाइम के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं जो एंजाइम्स में ही पाई जाती हैं। देखो टेम्परेचर को लेके क्यों चल रहे हैं, टेम्परेचर और पीएच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो एंजाइम है वो किससे बना है, प्रोटीन से। और प्रोटीन में होते हैं अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल के लिए समविभव पॉइंट होते हैं, समविभव पॉइंट होते हैं। और प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए, सभी के लिए अलग अलग समविभव पॉइंट होते हैं। और ये समविभव पॉइंट किस पर डिपेंड करते हैं, पीएच पर। तो ये पीएच तो इसलिए प्रोटीन प्रकृति है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोटीन क्या हो जाती है, विकृत। टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोटीन क्या हो जाएगी, विकृत। इसलिए टेम्परेचर कम ज्यादा करने पर भी, टेम्परेचर बढ़ाने पर विकृत हो जाएगी, कम करने पर क्या हो जाएगी, इनएक्टिव, निष्क्रिय। टेम्परेचर कम करने पर क्या हो जाएगी, निष्क्रिय। तो इसलिए यहां पर एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जहां एंजाइम अपनी अधिकतम सक्रियता लिए हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो रिएक्शन की रेट को प्रभावित करते हैं, या फिर कहें कि एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। जो एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करेंगे वही अभिक्रिया की दर को करेंगे। तो हम यहाँ एक पॉइंट लेके चलेंगे। फर्स्ट, एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले, क्योंकि एंजाइम पढ़ रहे हैं तो एंजाइम की ही देखेंगे। एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। यहां ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट एंजाइम की सांद्रता देखते हैं। फर्स्ट एंजाइम की सांद्रता, एंजाइम की सांद्रता। यहां दोनों पॉइंट रहेंगे, एंजाइम की क्रियाशीलता को या रिएक्शन की रेट को, अभिक्रिया की दर को, रिएक्शन की रेट को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोनों को साथ लेके चलना है। रिएक्शन की रेट पूछी जाए तो भी यही कारक होते हैं, और एंजाइम की क्रियाशीलता पूछी जाए तो भी यही कारक होते हैं। जो रिएक्शन की रेट होती है, जो अभिक्रिया की दर होती है, रिएक्शन की जो रेट होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है एंजाइम की सांद्रता के, एंजाइम की सांद्रता के। मतलब अगर हम एंजाइम की सांद्रता बढ़ा दें, एंजाइम की सांद्रता बढ़ा दें, तो यहां पर जो रिएक्शन की रेट है, ये रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाएगी। कारण, अगर हम एंजाइम की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो सक्रिय स्थल भी तो बढ़ रहे हैं, सक्रिय स्थलों की संख्या बढ़ जाएगी, और सक्रिय स्थलों की संख्या बढ़ेगी तो यहां पर क्रियाधार अधिक मात्रा में संयोग करेंगे, क्रियाधार अधिक संख्या में जुड़ेंगे।
और जब क्रियाधार अधिक संख्या में जुड़ेंगे तो रिएक्शन की रेट स्वतः ही बढ़ जाएगी। क्रियाधार अधिक संख्या में जुड़ेंगे और अधिक संख्या में जुड़ेंगे तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां आकर के ये हम कितना भी यहाँ एंजाइम की सांद्रता बढ़ा लें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम कारक होता है या फिर कहें जो सीमा कारक होता है, यहाँ इस अवस्था में जो सीमा कारक का कार्य करेगा वो कौन करेगा, तो यहाँ पर सीमा कारक का कार्य करेगा क्रियाधार। सांद्रता किसकी बढ़ा रहे हैं हम, एंजाइम की। अगर एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते चले जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है जब सभी क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं, कोई भी क्रियाधार नहीं बच रहा, फिर भी हम एंजाइम की सांद्रता बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आकर के रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, या फिर कहें कि फिक्स हो जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। हम कितना भी एंजाइम बढ़ा लें तो यहाँ पर सीमा कारक का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, क्रियाधार। जस्ट इसके अपोजिट दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता अगर हम यहाँ पर क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाते चले जाए, क्रियाधार की जो मात्रा है वो तीन प्रकार से रखते हैं, एक तो कम या निम्न, एक पर्याप्त और एक अत्यधिक। क्रियाधार की सांद्रता हमने तीन प्रकार से रखी है, कम, पर्याप्त और अत्यधिक। क्रियाधार की सांद्रता कम है तो ये रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्शन की रेट क्या होगी, कम होगी। रिएक्शन की जो रेट है वो क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्रियाधार की सांद्रता तो बहुत कम है तो एंजाइम के सक्रिय स्थल खाली रह जाएंगे तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, कम रह जाएगी। एक अत्यधिक है, बहुत अधिक मात्रा में है, और एक पर्याप्त है। तो देखिए एंजाइम के सक्रिय स्थल एक्टिव साइट किसके बराबर हैं, क्रियाधार की संख्या के, क्रियाधार की संख्या। ये वो अवस्था होती है पर्याप्त वाली। तो यहां जो रिएक्शन की रेट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। ये वो अवस्था होती है जहां रिएक्शन की रेट मैक्सिमम होती है। कारण जितने एंजाइम की एक्टिव साइट है, सक्रिय स्थल है, उतनी ही क्रियाधार की संख्या है। सभी क्रियाधार एक्टिव साइट के साथ में जाकर के जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद में रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, रिएक्शन बहुत तीव्रता के साथ होगी। तो यहाँ रिएक्शन की जो रेट है वो अत्यधिक होगी। अब हमने क्रियाधार की सांद्रता अत्यधिक कर दी तो स्टूडेंट्स यहाँ तो पहले ही सक्रिय स्थल घिर चुके, तो अब यहाँ पर कितनी भी बढ़ा दें तो यहाँ जो पहले फिक्स हो चुकी है, कौन सी अवस्था में, इस पर्याप्त अवस्था में जो पहले फिक्स हो गई है वही रहेगी। अत्यधिक बढ़ाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन वही, एक्टिव साइट नहीं बचेंगी, और एक्टिव साइट नहीं बचेंगी तो रिएक्शन की रेट नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ ये एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट अपोजिट होते हैं, या फिर कहीं एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। अगर हम एंजाइम की सांद्रता बढ़ा रहे हैं, अपोजिट तो नहीं कहेंगे, समानांतर चलते हैं। एंजाइम की हम सांद्रता बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ हमने क्रियाधार की सांद्रता भी बढ़ाई है, तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, बढ़ जाती है। एक पॉइंट होता है यहां पर साम्य अवस्था। साम्य अवस्था तो ये वो पॉइंट होता है जब हम ग्राफ लेते हैं, यहां पर ले हम रिएक्शन की रेट और यहां ले हम सबस्ट्रेट की मात्रा, क्रियाधार की मात्रा, क्रियाधार की मात्रा। यहां इधर हम क्रियाधार की मात्रा बढ़ाएं और इधर रिएक्शन की रेट बढ़ाएं, तो यहां भी एक पॉइंट ऐसा आता है, शुरुआत की अवस्था में रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगी और एक पॉइंट पर जाकर के ये रुक जाएगी।
और इसके बाद ये नीचे को ही आएगी, फिर नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ दोनों की मात्रा हम बढ़ा लें तो भी एक पॉइंट फिक्स आता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? साम्य अवस्था। वहां पर साम्य अवस्था आ जाती है, कांस्टेंट आ जाता है। तो ये दोनों को बढ़ा रहे हैं तो भी आएगा, एक को बढ़ा रहे हैं तो भी आएगा। तो ये दोनों ही कंडीशनों में आता है, ऐसा नहीं है कि एक को बढ़ाने पर ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम तापक्रम की तरफ। दोनों पॉइंट्स को साथ देखेंगे, तापक्रम और पीएच। यहां पर जो तापक्रम होता है, अभी कुछ देर पहले बताया था, 20 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस बेस्ट होता है। और जो पीएच होती है ये 5 से लेकर के 7.5 बेस्ट होती है। रीजन, इससे कम ताप पर जाएंगे तो एंजाइम क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय। कारण अभी बताया आप लोगों को मैंने कि यहाँ पर टेम्परेचर कम करने पर जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगी? निष्क्रिय हो जाएगी। इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी? विकृति, क्योंकि प्रोटीन विकृत हो जाएगी। इससे कम उस पर पीएच पे जाने पर और इससे अधिक पीएच पे जाने पर, दोनों ही कंडीशन में जो एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव। दोनों ही कंडीशन में एंजाइम क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव। दोनों ही ऐसी कंडीशन है जहां पर एंजाइम सक्रिय नहीं रहेंगे। तो ये वो कंडीशन है जहां एंजाइम के लिए बेस्ट होती है, और इन दोनों ही कंडीशनों में जो एंजाइम है वो मैक्सिमम, या फिर कहें एंजाइम ना कहकर अगर ये कहें कि जो रिएक्शन की रेट है, वो रिएक्शन की जो रेट है वो क्या होगी? हाई, मैक्सिमम होगी। ये वो परिस्थितियां हैं। तो यहाँ पर ताप और पीएच दोनों ही रिएक्शन की रेट को या एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करेंगे? प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, अंतिम उत्पादों की सांद्रता। अंतिम उत्पादों की सांद्रता। रिएक्शन इस प्रकार से हो रही है कि यहां पर उत्पादों का संचय हो रहा है, उत्पादों का संचय हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे उत्पादों की मात्रा बढ़ती जाएगी, उत्पादों की जो मात्रा है बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उत्पादों की मात्रा बढ़ने पर रिएक्शन की रेट घट जाती है अगर संचय हो रहा है तो, और अगर संचय नहीं हो रहा है, वहां से उसको तुरंत रिप्लेस कर दें, किसको? प्रोडक्ट को, तो रिएक्शन की रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर वहां से रिप्लेस नहीं किया है, संचय हो रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन की रेट पर इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। एंजाइम निरोधक या एविस, एंजाइम निरोधक या एविस टॉक्सिन, पॉइजन। यहां ऐसे पदार्थ जो एंजाइम के सक्रिय स्थलों से संयोग कर, ऐसे पदार्थ जो एंजाइम के सक्रिय स्थलों से संयोग कर क्योंकि जब ये सक्रिय स्थलों से संयोग करेंगे तो सक्रिय स्थलों की संख्या क्या होगी? घटेगी, और उन्हें संयोग कर उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम निरोधक कहलाते हैं, एंजाइम इनहिबिटर कहलाते हैं, एंजाइम निरोधक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं एंजाइम निरोधक, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रतिस्पर्धी निरोधक, प्रतिस्पर्धी निरोधक,
और दूसरे होते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक। दूसरे होते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक। देखिए, प्रतिस्पर्धी निरोधक में सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहां फॉर एग्जाम्पल जो मैलिक एसिड होता है, जो मैलिक एसिड होता है, ये मैलिक एसिड सक्सीनिक एसिड के लिए सक्सीनिक एसिड के लिए निरोधक का कार्य करता है। सक्सीनिक एसिड का प्रतिस्पर्धी निरोधक है। क्यों है? मान लिया ये कोई एंजाइम है और ये एंजाइम के सक्रिय स्थल है, ये एंजाइम के सक्रिय स्थल है, ये एक्टिव साइट है एंजाइम की। अगर हम मैलिक अम्ल की मात्रा और सक्सीनिक अम्ल की मात्रा बढ़ा दें तो जो स्टूडेंट्स निरोधक होते हैं ना, उनके अंदर कुछ विशेष क्षमताएं पाई जाती हैं। वो क्या करते हैं, इनसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर हम दोनों की मात्रा बराबर रख लें, दोनों की सांद्रता बराबर रख लें, तो सक्सीनिक एसिड से ज्यादा मैलिक एसिड यहाँ एंजाइम के साथ में जुड़ जाएगा और जो रिएक्शन हो रही थी वो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। रिएक्शन की रेट घट जाएगी। तो यहाँ जो रिएक्शन की रेट है वो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर हम यहाँ पर मैलिक एसिड की सांद्रता कम कर दें और सक्सीनिक एसिड की बढ़ा दें तो रिएक्शन की रेट को कई हद तक कम करने से रोका जा सकता है, कहीं हद तक कम करने से रोका जा सकता है। तो ये जो निरोधक होते हैं, ये निरोधक एटम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं। ये जो निरोधक होते हैं ये एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ने में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जुड़ने में प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन यहां क्या होता है, एक प्रतिस्पर्धी निरोधक में क्या होता है कि ये जो निरोधक होते हैं, ये निरोधक एंजाइम से स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं, स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। जुड़ते ही जुड़ते नहीं है, जुड़ने के बाद में एंजाइम की संरचना में परिवर्तन कर देते हैं। एंजाइम की जो संरचना है इस संरचना में परिवर्तन कर देते हैं, एंजाइम की संरचना में परिवर्तन करते हैं। और जब एंजाइम की संरचना बदल गई तो एक्टिव साइट भी बदल जाएंगी। ये सक्रिय स्थलों को परमानेंट फिल कर देते हैं, एंजाइम की जो खुद की संरचना थी उस संरचना को परिवर्तित कर देते हैं। तो इनको सेल पॉइजन भी कहते हैं, सेल पॉइजन भी कहते हैं, कोशिका एबिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोशिका में जाने के बाद में इन्होंने क्या किया, एंजाइम का रूप ही बदल दिया। अब जब एंजाइम खुद ही सब तरह से परिवर्तित हो गया, वो खुद ही सब तरह से उसकी जो खुद और की जो संरचना थी वो संरचना ही पूरी एक्सचेंज हो गई, तो वहां पर जो क्रियाधार है उसके लिए वहां सक्रिय स्थल ही नहीं बचेंगे, सक्रिय स्थल नहीं बचेंगे तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ इनको सेल पॉइजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पारा, पीवी, Hg, Pv++Hg, साइनाइड, ये सभी क्या होते हैं, ऐसे तत्व हैं जो यहाँ पर एक्टिव साइट से परमानेंट जुड़ करके एंजाइम की संरचना को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। Ag++, चांदी, तो ये रिएक्शन की रेट को क्या कर देंगे, घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, साइटोक्रोम
ऑक्सीडेज। एंजाइम होता है जो किस में काम आता है, श्वसन में। ये एंजाइम श्वसन में काम आता है। तो यहां इस एंजाइम से जो साइनाइड है, ये साइनाइड परमानेंट जुड़ जाती है। यहाँ जो साइनाइड है, साइनाइड परमानेंट जुड़ जाती है। और ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को ही क्या कर देती है, इसकी जो क्रियाशीलता है, इसकी जो सक्रिय साइट है, सबको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। क्रियाशीलता को ही क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो यहाँ इनके कारण एंजाइम की क्रियाशीलता बिल्कुल घट जाएगी। अगर हमको ये प्रभाव हटाना है, अगर हम प्रभाव को हटाएं तो क्या करें, एंजाइम की मात्रा बढ़ा दें, एंजाइम की सांद्रता बढ़ा दें, एंजाइम की सांद्रता बढ़ा दें। यहां एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, यहां एंजाइम की सांद्रता बढ़ा रहे हैं। यहां तो मैलिक एसिड सक्सिनिक एसिड से प्रतिस्पर्धा कर रहा था जुड़ने में, सक्रिय स्थलों में कोई प्रभाव नहीं था। अगर हम सक्सिनिक एसिड की सांद्रता बढ़ा देंगे तो मैलिक एसिड के अणु ऑलरेडी कम जुड़ेंगे, तो रिएक्शन की रेट जो घट रही थी वो बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ तो एंजाइम ही डैमेज हो गया। तो यहाँ अगर हम एंजाइम की सांद्रता बढ़ा दें तो साइनाइड के जितने अणु हैं वो जुड़ करके जब तक खत्म नहीं होंगे, और जब वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद में एंजाइम की सांद्रता बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। तो ये वो कारक हैं जो रिएक्शन की रेट को या एंजाइम की सक्रियता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बाय।